हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा मैट्रिसेज, जिसे हिंदी में आव्यूह कहते हैं। मैट्रिसेज यानी ये इसको हम आव्यूह कहते हैं। पहले तो जान ले कि ये मैट्रिसेज है क्या, आव्यूह है क्या। तो हम लोग पहले सूचित कैसे करते हैं, तो ऐसे अगर किसी चीज को लिखें इस टाइप में या इस टाइप में, इसको लिख देते हैं ऐसे। अगर ये है इस टाइप में अगर हम लिखते हैं तो इसको हम कहते हैं यह आव्यूह है हमारा। अगर इसको हम ऐसे लिखें तो ये भी एक आव्यूह है। इसको ऐसे लिखें तो ये आव्यूह। यानी हम लोग जो ये लिखते हैं यही हमारा मैट्रिक्स लिखने का तरीका है। अब है कि इसमें कहते किसे क्या है। जैसे एक ये ले लेते हैं मैट्रिसेज में, एक ये समझ लीजिए कि अगर हम इस टाइप से भी लिखते हैं और बड़ी ब्रैकेट टाइप का न देकर ऐसे ऐसे टाइप का देते हैं तो ये भी एक आव्यूह ही होता है, लेकिन इसका यूज कम होता है, इसका प्रयोग कम होता है। हम लोग ये आयताकार क्रम में जो लिखते हैं, ये बड़ी ब्रैकेट टाइप का जो लेते हैं, यही हमारा मैट्रिसेज का चिन्ह है। अब मान लेते हैं कि कोई मैट्रिसेज हमारे पास ऐसे है, कोई मैट्रिक्स आव्यूह जिसको हिंदी में कहते हैं इस टाइप का है, 3 - 2 5। अगर इस टाइप का है तो अब इसमें किसे क्या कहते हैं, तो ये जो लाइन लिखाया 2 0 - 5 1 √3 और 3 - 2 5, तो इसको हम लोग कहते हैं पंक्ति। हमेशा याद रखें किसको क्या कहेंगे। ये हमारा पंक्ति हो गया, ये हमारा पंक्ति हो गया। और इसमें ये जो हमारा हुआ 2 1 3 0 √3 - 2 और -5 0 5, तो ये हमारा हो गया, इसको हम लोग कहेंगे स्तंभ। ये हमारा स्तंभ हो गया, ये भी हमारा स्तंभ हो गया, ये भी हमारा स्तंभ हो गया। यानी मैट्रिक्स में हम इसको कहेंगे पंक्ति और इसको कहेंगे स्तंभ। अब हम लोग सोचे कि ये तो पंक्ति हो गया, ये स्तंभ हो गया, तो बाकी जो बचा जैसे 2 है 0 है -5, इसे क्या कहेंगे। एक छोटा सा ले लेते हैं 2 5 3 4, तो ये तो पंक्ति हो गया और ये हो गया स्तंभ। तो ये क्या हो गया, तो ये जो हमारा हुआ 2 हुआ या 5 हुआ 3 हुआ या 4 हुआ, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे अवयव। किसी को भी ये अवयव हो गया ये अवयव हो गया। अवयव कहें या प्रविष्टि कहें, तो हम लोग जान गए कि किसी मैट्रिक्स लिखते कैसे हैं, उसमें पंक्ति किसको कहते हैं, स्तंभ किसको कहते हैं और अवयव किसे कहते हैं। अब मैट्रिक्स के बारे में इतना जान लेने के बाद हम लोग यह आसानी से कह सकते हैं कि मैट्रिक्स है क्या, यानी आव्यूह है क्या, आव्यूह किसे कहते हैं। तो ये हमारा जो अभी जो हमने मैट्रिक्स लिखा, इस सब में क्या देख रहे हैं कि यह जो है आयताकार रूप में हम लिख रहे हैं। यह जो बन रहा है हमारा फॉर्म आयताकार है। वर्ग भी एक तरह का आयत होता है, ये वर्ग टाइप से है। यानी इसमें 3 स्तंभ है और 3 पंक्ति है, यहाँ 3 पंक्ति है 3 स्तंभ है। तो जो भी लिए हम, यह 2 का लिए, तो यह जो है देख रहे हैं कि यह जो है आयताकार है। तो हम कह सकते हैं आव्यूह के परिभाषा में हम कह सकते हैं, इसके परिभाषा को जान ले कि आव्यूह संख्याओं या फलनों, आव्यूह संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास है। ये हमारा आयताकार होता है, आयताकार क्रम विन्यास है। और ये जो हमारा संख्या है या फलन है, इसे हम लोग अवयव कहते हैं। तो लिख देते हैं इसको, इन संख्याओं या फलनों को अवयव या प्रविष्टि कहते हैं। अवयव या प्रविष्टि कहते हैं। तो ये हमारा हो गया
ये हमारा हो गया आव्यूह, यानी आव्यूह कहते किसे हैं इसके बारे में जान लिए। अब हम लोग इसके कोटि के बारे में जाने, यानी आव्यूह की कोटि क्या होता है हम लोग जान ले। आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि जिसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, आव्यूह की कोटि। तो हम एक लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई ए बराबर है, कोई मैट्रिक्स ले लिए, ए बराबर हो गया 3 2 4 5 1 2। तो इसमें क्या देख रहे हैं, पंक्ति हमारा कितना है, 1 2 3 पंक्ति है। यहाँ एक चीज जान ले कि यहाँ जो हम लोग यहाँ जो लिखते हैं वह आव्यूह की कोटि लिखते हैं, और आव्यूह की कोटि में पहले लिखते हैं पंक्ति की संख्या क्रॉस, उसके बाद लिखते हैं स्तंभ की संख्या। स्तंभ है 1 2, पंक्ति की संख्या इंटू स्तंभ, क्रॉस पढ़ेंगे स्तंभ की संख्या। तो पंक्ति की संख्या हमारा है 3, तो यहाँ इसको लिखेंगे 3 और स्तंभ की संख्या 2, यानी यह जो है इस आव्यूह का कोटि हो गया 3 क्रॉस 2। पहले हम लोग पंक्ति की संख्या लिखेंगे, दूसरा हम लोग दूसरा लेते हैं, मान लेते हैं यह है 3 2 1 4 5 6 0 2 3। तो इसमें क्या देख रहे हैं, 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, तो इसे हम लिखेंगे 3 क्रॉस 3। यहाँ हमेशा हमारा पहले वाला 3 जो होगा वह पंक्तियों की संख्या होगा, दूसरे वाला 3 जो है स्तंभ की संख्या होगा। मान लेते हैं तीसरा एक लेते हैं 2 3 4 0 1 2, तो और 4 5 6 एक और ले लेते हैं -1 -3 और 2। तो यहाँ हमारा 1 2 3 4 पंक्ति है तो 4 लिखेंगे, और स्तंभ 1 2 3 स्तंभ है तो 3 लिखेंगे। यानी हमेशा हम लिखेंगे कि पहले पंक्ति का संख्या, इसीलिए यहाँ पर लिख दिए हैं याद रखने के लिए, समझने के लिए, कि पहले पंक्ति की संख्या को लिखेंगे, उसके बाद क्रॉस करके स्तंभ की संख्या को लिखते हैं। और ये पंक्ति का संख्या और स्तंभ का संख्या है, इससे हम लोग ये जो कोटि में दिया हुआ है, जो हमारा कोटि हुआ, इसको कहेंगे 3 क्रॉस 2 कोटि का यह आव्यूह है। बी हमारा 3 क्रॉस 3 कोटि का आव्यूह है, और सी हमारा 4 क्रॉस 3 का आव्यूह है। तो ये जो हमारा कोटि है, तो इस कोटि से आव्यूह में कितने अवयव है ये हम प्राप्त कर सकते हैं। यानी अगर पूछा जाए कि आव्यूह ए में अवयवों की संख्या, तो देखिए एक निकालते हैं, आव्यूह ए में अवयवों की संख्या। तो आव्यूह ए में अवयवों की संख्या तो हम तुरंत कोटि से निकाल लेंगे, यानी हमारा 3 क्रॉस 2 है, यानी हमारा 6 है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया। इसी तरह बी में कहा जाए तो बी में हमारा संख्या 9 हो जाएगा, 3 3 9 9 है। सी में कहा जाए तो 4 क्रॉस 3 है, यानी दोनों को गुना कर देंगे तो हमारा अवयवों की संख्या निकल जाएगा। यानी इस कोटि से हम उस आव्यूह के अवयवों की संख्या को प्राप्त कर सकते हैं। अब ये जो हमने कोटि लिखा, इसको व्यापक रूप में जाने। व्यापक रूप में कैसे लिखते हैं, चूंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो भी होता है, जो भी इस पर बनता है, तो वह व्यापक रूप पर ही बनता है। तो पहले इसके व्यापक रूप में जाने, यानी m क्रॉस n के आव्यूह को हम कैसे लिखेंगे। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, हम m क्रॉस n के रूप में इसे लिखने जा रहे हैं। तो ये हमारा पहला A11 A12 ले लेते हैं, हम इसका अवयव ले लेते हैं A13 डॉट डॉट डॉट, ये A1n तक जाएगा, फिर A21 A22 A23 डॉट डॉट A2n, ये हमारा इसी तरह लिखते जाएंगे। और लास्ट हम लिखेंगे AM1 AM2 AM3 डॉट डॉट AMN। तो ये जो हम आव्यूह लिए, ये हमारा m क्रॉस n का आव्यूह है, m क्रॉस n। अब इसमें देख लीजिए, पहले इसमें जानने की जरूरत है। यहाँ चूंकि हम A11 दिए, 11 का मतलब हुआ कि यह 1 जो है पंक्ति को दर्शाता है और यह 1 स्तंभ को दर्शाता है, यानी 11, यानी यह जो हमारा अवयव है तो यह पहली पंक्ति का पहला स्तंभ है। अगर यह 13 लेते हैं तो 13 का मतलब हुआ कि यह जो 1 है, यानी यह जो अवयव है हमारा, वह पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ है।
यानी यह जो अंक, जो भी अंक लिए, यह यही दर्शाता है, पंक्ति और स्तंभ को दर्शाता है। जैसे 1n लिए, यानी यह जो अवयव है हमारा, वह पहली पंक्ति का nवां स्तंभ है। तो इसी तरह बाकी, यानी यह दूसरी पंक्ति का है तो पहले 2 लिए तब 1, यहाँ पर mवीं पंक्ति का है तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि यह जो है पहला am1 जो है यह mवां पंक्ति का पहला स्तंभ का अवयव है। तो यह है, और इसका जो है कोटि हो गया m क्रॉस n, यानी यह जो हमारा पंक्ति m तक गया और स्तंभ जो है n तक आया, इसीलिए यह कोटि जो हो गया m क्रॉस n हो गया। तो इसको हम व्यापक रूप में लिखेंगे aij, एक ij ले लिए, समझने के लिए बता रहे हैं इसके बारे में, m क्रॉस n। तो ये हमारा i और j क्या है, यह नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, यानी i का वैल्यू 1 डालेंगे और i का जो भी हमारा अवयव लेना हो, i का वैल्यू 1 डालेंगे, j का वैल्यू 1 डालेंगे तो पहला प्रविष्टि मिल जाएगा, पहला अवयव मिल जाएगा। i का वैल्यू 3 डालेंगे, j का वैल्यू 1 डालेंगे तो तीसरा प्रविष्टि यहाँ हमारा होगा a31, वह मिल जाएगा। तो हम i और j का मान डालकर हम निकाल सकते हैं और ij हमारा नेचुरल नंबर का है, नेचुरल नंबर में है। तो हम लोग ये व्यापक रूप में इसे जरूर याद रखें, क्योंकि इसका आगे भी व्यापक रूप में ही इसका क्वेश्चन बनता है, तो व्यापक रूप में जानना जरूरी है। अब हम लोग पढ़ें आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज में हम लोग पहला जान लें कि ये हमारा स्तंभ आव्यूह, जिसको हम लोग कहते हैं कॉलम वेक्टर। तो स्तंभ आव्यूह है क्या, तो वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो। देखिए स्तंभ आव्यूह समझ कर याद रखेंगे तो परिभाषा रटने की कोई जरूरत नहीं है। स्तंभ आव्यूह यानी नाम से ही क्लियर हो, यानी उसमें सिर्फ स्तंभ हो, यानी एक स्तंभ, स्तंभ यानी एक स्तंभ हो, तो वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो स्तंभ आव्यूह कहलाता है। जैसे में मान लेते हैं, जैसे में हम उदाहरण देखते हैं कि ये हमारा 2 3 1 एक स्तंभ है, स्तंभ आव्यूह हो गया। दूसरा लेते हैं √3 1, इसमें भी हम देख रहे हैं कि एक ही है तो इसको हम लोग स्तंभ आव्यूह कहते हैं। यानी इसमें हमारा पंक्तियों की संख्या कुछ भी हो, इस पर कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन यहाँ स्तंभ की संख्या हमेशा एक होना चाहिए। जैसे इसको लिखते हैं 4 3 2 1, तो ये भी हमारा स्तंभ है, यानी इसका अगर हम कोटि लिखते हैं तो इसका कोटि हो जाएगा, पंक्ति है 1 2 3 तो 3 हो गया, और स्तंभ है 1 तो 3 क्रॉस 1। ये हमारा हो जाएगा 2 क्रॉस 1 का, ये हमारा 2 क्रॉस 1 का है, और ये 1 2 3 4 तो 4 क्रॉस 1 का, पंक्ति 4 है और स्तंभ 1 है। इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा पंक्ति का संख्या बदल रहा है, यानी पंक्ति का संख्या कुछ भी हो सकता है लेकिन स्तंभ हमेशा हमारा 1 रहेगा। यह जो ऑर्डर होगा इसका, इसमें चूंकि ऑर्डर हमारा m क्रॉस n होता है तो n हमेशा हमारा 1 होगा। तो इसको हम व्यापक रूप में लिख सकते हैं। इसको मान लेते हैं कि यह आव्यूह a है, तो इसको व्यापक रूप में हम लिख सकते हैं a स्मॉल a i j, पंक्ति हमारा m हमारा पंक्ति है और n। तो इस टाइप से इसका व्यापक रूप हो रहेगा। यानी यहाँ पर देख लें हमारा m इस टाइप से, यानी यहाँ हमारा mवीं पंक्ति है लेकिन स्तंभ हमारा हमेशा n की जगह पर 1, क्योंकि यहाँ जो है n तक गया है स्तंभ, लेकिन इसमें हमारा स्तंभ एक ही है, इसलिए m क्रॉस 1। तो जहाँ भी जब भी स्तंभ आव्यूह की चर्चा होगी तो स्तंभ आव्यूह है क्या, अगर उसका जेनरलाइज्ड फॉर्म दे तो हमेशा हम ध्यान देंगे कि उसका जो ऑर्डर है तो ऑर्डर में जो है स्तंभों की संख्या 1 होना चाहिए। यहाँ कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह हमेशा 1 रहेगा, तो हम लोग कहेंगे स्तंभ आव्यूह है। दूसरा चलते हैं, दूसरा है हमारा पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह है क्या, फिर यह भी नाम से ही क्लियर है, समझकर याद रखेंगे कि वह आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो। देखिए स्तंभ में केवल एक स्तंभ हो और पंक्ति में केवल एक पंक्ति हो, तो हमारा ये पंक्ति आव्यूह कहलाता है। जैसे में उदाहरण ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 4 3 2, यहाँ बीच में कॉमा नहीं होगा, ये हम आव्यूह लिख रहे हैं, इसको क्रॉस करते हैं। ये हमारा ऐसे लिखेंगे 4 3 2, तो ये हम क्या देख रहे हैं, ये पंक्ति 1 है लेकिन स्तंभ 3 है, यानी 1 क्रॉस 3 इसको हम लिख सकते हैं। दूसरा लेते हैं 1 2, तो ये हमारा एक पंक्ति है लेकिन स्तंभ 2 है, तो हम इसको 1 क्रॉस 2 लिखेंगे। तीसरा लिखते हैं कि अगर 1/2 है, √5 है, 3 है, 4 है,
1/2√5 3 4। अगर इस टाइप से है तो हम इसको पंक्ति एक ही है यानी 1 क्रॉस 4। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि हमारा स्तंभ का संख्या कुछ भी हो सकता है, लेकिन पंक्ति हमारा यानी m के जगह पर हमेशा हमारा 1 होना चाहिए। यानी m बराबर 1 हो जाए तो वह हमारा पंक्ति आव्यूह होता है। तो इसको हम व्यापक रूप में, हमेशा व्यापक रूप में याद रखेंगे। व्यापक रूप में इसे हम लिखते हैं। ये a मान लिए थे, व्यापक रूप में इसे b। a और b मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये समझने के लिए सिर्फ b हम ले लेते हैं, bij। तो ये हम इसको लिखेंगे 1 क्रॉस n, यानी हमारा पंक्ति 1 हो गया और स्तंभ n ही रहेगा। यानी पंक्ति आव्यूह में याद रखिए, पंक्ति आव्यूह में हमारा ऑर्डर होता है m क्रॉस n का, m क्रॉस n ऑर्डर होता है। तो m बराबर 1 हो जाए तो ये हमारा पंक्ति आव्यूह हो जाएगा। बस यही याद रखना है, m बराबर 1 और यहाँ पर n बराबर 1 हो जाए तो ये हमारा स्तंभ आव्यूह। इसे अच्छा से समझिए, बहुत ही आसान चैप्टर है यह चैप्टर। इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान होता है, बशर्ते कि थोड़ा सा हम ध्यान से इसे समझ लें। अब तीसरा हमारा है वर्ग आव्यूह। नाम से ही वर्ग, वर्ग क्या होता है यानी जिसका लंबाई चौड़ाई बराबर हो। तो आव्यूह में क्या करेंगे कि आव्यूह में हमारा जो जितना पंक्ति होगा उतना कॉलम हो तो उसे हम वर्ग आव्यूह कहेंगे। तो वही चीज को हम लिखें कि वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो तो ये हमारा हो जाएगा वर्ग आव्यूह। जैसे में लेते हैं इसको जैसे हम अगर ये ले लिए 3 ले लिए, दूसरा ले लेते हैं 3 2 0 1, तीसरा लेते हैं 4 3 1 2 0 3 -4 5 6। इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें एक पंक्ति है तो एक स्तंभ है, यानी यह हमारा ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 1 का। ये क्या देख रहे हैं, ये हमारा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है और ये 3 क्रॉस 3 कोटि का है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा है, यह जो हमारा होगा इसमें हम m बराबर n, यानी जितना m होगा उतना ही n होगा, या जितना n होगा उतना ही m होगा। तो ये हमारा वर्ग आव्यूह है और इस वर्ग आव्यूह को हम लिख सकते हैं a बराबर aij m क्रॉस m, यानी ये हमारा हो गया m कोटि का वर्ग आव्यूह, m कोटि का वर्ग आव्यूह। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर पूछे m बराबर दे दे, नीचे चार मैट्रिक्स व्यापक रूप में दे दे और कहे कि इनमें से कौन हमारा वर्ग आव्यूह है, तो अगर यहाँ पर n दे तो हमेशा ध्यान देंगे कि m बराबर n अगर उसके ब्रैकेट में दे दिया हो चाहे क्वेश्चन में दे दिया हो तो हमारा m बराबर n या n बराबर m कहेगा तो वही हमारा वर्ग आव्यूह होगा। अगला है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह जिसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये है क्या, एक वर्ग, ये चीज ध्यान रखेंगे, वर्ग आव्यूह को ही हम लोग जो है डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण आव्यूह कहते हैं। इसमें केवल क्या है कि विकर्ण के अतिरिक्त इनके अन्य सभी अवयव शून्य हो, यानी इसका जो भी अवयव होगा विकर्ण रहेगा। विकर्ण का मतलब हुआ कि यहाँ पर देख लें, विकर्ण का मतलब हो गया कि 2 0 0, दो ही लेते हैं पहले, 2 0 और 0 1। तो ये हमारा विकर्ण, ये विकर्ण हो गया। विकर्ण को छोड़कर अन्य सभी जो है 0 हो गया। दूसरा ले लेते हैं 4 3 4 0 0 0 3 0 0 0 2। तो इस टाइप से लिए, इसमें कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ये नहीं कि 4 3 2 ही हो, यहाँ पर -√3 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यह जो है हमारा, यह जो है इसको कहेंगे कोटि 2 का विकर्ण आव्यूह। ये 2 कोटि का है तो कोटि 2 का विकर्ण आव्यूह हो गया। इसको इसमें अगर हम यहाँ पर 4 लिखकर छोड़ते हैं तो ये भी हमारा ये कोटि 1 का हो गया, कोटि 1 का विकर्ण आव्यूह हो गया। ये कोटि 3 का हो गया, 3 कोटि का हो गया और यह 2 कोटि का विकर्ण आव्यूह हो गया। तो यही हमारा विकर्ण आव्यूह है। एकदम आसान है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यानी वर्ग आव्यूह ही विकर्ण कहलाता है, लेकिन इसका विकर्ण छोड़कर बाकी सब अवयव 0 हो तो इसे हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। अब पांचवा चलते हैं। पांचवा है हमारा अदिश आव्यूह, जिसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं।
तो आव्यूह, अदिश आव्यूह क्या है? तो एक विकर्ण आव्यूह। अब चूंकि विकर्ण आव्यूह की बात कर ले तो विकर्ण आव्यूह शब्द आते ही समझ लेंगे कि विकर्ण है तो यह वर्ग आव्यूह जरूर होगा। तो एक विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है यदि इसके विकर्ण के सभी अवयव समान हो। तो विकर्ण का हमारा सभी अवयव समान होना चाहिए, यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे, विकर्ण का सभी अवयव समान हो। यानी हम अगर 3 भी लिख देते हैं तो इसका तो विकर्ण यही हो गया, अकेला है तो यह भी हमारा जो है अदिश आव्यूह हो गया। दूसरा लेते हैं कि अगर -1 0 है तो 0 यहाँ -1 यानी इस टाइप का है तो यह जो है इसका भी विकर्ण सब बराबर हो गया, बाकी सभी मेंबर जो है 0, सभी सदस्य। चूंकि यहाँ यह जो विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह जो है विकर्ण आव्यूह है। तीसरा अगर ले लेते हैं कि √5 है, 0 है, 0 है, 0 √5, 0 √5 0 और 0 0 √5। अगर ये हम लेते हैं तो यह भी हमारा अदिश आव्यूह है, चूंकि इसका विकर्ण बराबर है। तो इसको हम कहेंगे 1 कोटि का, 1 कोटि का, यह 2 कोटि का और यह 3 कोटि का हमारा आव्यूह हो गया। तो ये हमारा हो गया अदिश आव्यूह। अब छठा हम चलते हैं, छठा हमारा है तत्समक आव्यूह, जिसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा कि नाम से ही क्लियर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, वर्ग आव्यूह, यह भी वर्ग आव्यूह ही हो गया, लेकिन इसका विकर्ण जो है उसके सभी अवयव 1 हो तो वर्ग आव्यूह कहलाता है। तो विकर्ण का सभी अवयव 1 होना चाहिए, यानी इसमें हम हमारा ये ले लेते हैं तो ये हमारा हो गया 1 कोटि का, विकर्ण हमारा 1 हो गया। दूसरा लेते हैं तो 1 0 0 1, ये जो हो गया हमारा तत्समक आव्यूह यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और ये जो हम ले लेते हैं तो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये हमारा 3 कोटि का, यह 3 कोटि का हमारा विकर्ण आव्यूह है। तो ये हमारा अदिश आव्यूह भी याद रखेंगे, यानी यह जो है हमारा अदिश आव्यूह हो सकता है। यानी एक तत्समक आव्यूह जो है वह अदिश आव्यूह हो सकता है, बशर्ते कि उसका विकर्ण 1 1 1 हो। चूंकि इसमें भी विकर्ण समान होता है, लेकिन इसमें है कि इसमें कुछ भी हो सकता है विकर्ण, लेकिन तत्समक आव्यूह में क्या है कि विकर्ण कुछ भी नहीं हो सकता है, जब भी होगा तो यह 1 1 होगा। अब अगला चलते हैं शून्य आव्यूह। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, शून्य आव्यूह यानी जिसका सभी अवयव शून्य हो, शून्य आव्यूह कहलाएगा। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, 1 कोटि का भी हो सकता है, चूंकि यह शून्य है इसको हम रिक्त आव्यूह भी कहते हैं। इसको रिक्त, चूंकि शून्य है तो यहाँ कुछ है भी नहीं तो ये हमारा रिक्त आव्यूह भी होगा। यानी रिक्त आव्यूह यानी इस मैट्रिक्स में कुछ नहीं है, खाली है, तो ये हमारा शून्य आव्यूह हो गया। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज हो गया। आगे चलते हैं आव्यूहों की समानता, यानी 2 आव्यूह को हम समान कब कहेंगे, समान यानी बराबर कब कहेंगे। तो हम ले लेते हैं एक आव्यूह AIJ। अब हम लोग ये चूंकि जान चुके हैं, ये AIJ जो लिखे मैट्रिक्स, ये हमारा पंक्ति है और इससे हमारा कॉलम दर्शाता है यह, यानी इसका नेचुरल नंबर में 1 2 3 जो भी रखेंगे तो उससे हमारा वहां का अवयव यानी पंक्ति और स्तंभ का अवयव प्राप्त हो जाता है। तो एक ले लेते हैं A बराबर AIJ और B ले लेते हैं BIJ। तो ये दोनों को कब समान कहेंगे, समान कब कहेंगे, तो पहला पॉइंट याद रखेंगे कि ये दोनों समान कोटि के हो। पहली बात, ये दोनों समान कोटि के हो, यानी कोटि जो भी होगा वह बराबर होना चाहिए, समान कोटि के हो। यानी अगर यह 2 कोटि का है 2 क्रॉस 2 है तो यह भी हमारा 2 क्रॉस 2 ही होना चाहिए। अगर यह 3 क्रॉस 2 है तो यह भी 3 क्रॉस 2 ही होना चाहिए, यानी समान कोटि होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट होना चाहिए कि A का प्रत्येक अवयव B के संगत अवयव के समान हो, B के संगत अवयव के समान हो। तो संगत अवयव है क्या, संगत अवयव के लिए हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम ले लिए 2 3 4 1, अगर A बराबर है और B बराबर भी 2 3 4 1, ये हमारा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। संगत अवयव का मतलब हुआ कि ये पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव 2 है तो यहाँ भी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव 2 ही होना चाहिए, यही संगत अवयव। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3,
4 है तो 4 और यहाँ 1 है तो 1, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये संगत अवयव है। तो इस तरह का अगर हमारे पास अवयव हो जिसका कोटि समान हो, जिसका सभी संगत अवयव समान हो, तो इसे हम कहेंगे A बराबर B, यानी ये हमारा जो है समान, दो अवयव जो है समान है। तो ये हमारा हो गया अवयवों की समानता। तो आज हमने मैट्रिक्स पूरा समझाया, मैट्रिक्स किसे कहते हैं, मैट्रिक्स है क्या, मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, उस मैट्रिक्स की कोटियां क्या है, कैसे कोटि लिखते हैं, और दो मैट्रिक्स कब बराबर कहे जाते हैं, ये हमने पूरा आज इसको अच्छे से समझाया। अगला इस पर आधारित हमारा अगला एक्सरसाइज है, इसलिए इसे अच्छी तरह पढ़ लें। धन्यवाद।